मिर्जापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए।
अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटाकर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होते ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग। कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ, सही कह रही हैं, खराब ही तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें? खैर,
मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती, खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी। मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है। वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है। अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और बता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती ही रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था, ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है, वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या?
किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने, क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। वाली बहू। चंद्रनगर गांव में सुगना अपने बेटे रमन के साथ रहा करती थी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधा नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधा फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सजग होती है और वो घर के बाकी लोगों को भी दिन भर फिटनेस टिप्स देती रहती है। बहू, आज तो मुझे आलू पूरी खिला दो। नहीं माँ जी, उसमें बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको तो मैं आज प्रोटीन सलाद बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक लगता है, मगर धीरे धीरे सुगना और रमन दोनों ही राधा की इस आदत से परेशान होने लगते हैं। राधा, मैं मानता हूँ हमें फिटनेस के प्रति सजग रहना चाहिए, मगर बाकी की चीजें भी खानी उतनी ही जरूरी है। रोज रोज प्रोटीन सलाद थोड़ी ना खाया जाता है। आपको तो खुद तला फला खाना है, माँ जी का तो आप बस बहाना बना रहे हो। देखो जी, जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो। अरे मुझे ये सब ज्ञान मत दो राधा, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज खानी जरूरी होती है। तेल और घी भी खाना जरूरी होता है एक मात्रा में। खैर, तुम नहीं समझोगी। कुछ दिनों बाद तीज आने वाली होती है और सुगना अपने दोस्तों के लिए तीज पार्टी रखती है। अरे बहू, आज तीज है और मैंने कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया है। कुछ अच्छा सा उन सब के लिए पकाना। ठीक है माँ जी। शाम को सुगना की सब दोस्त आ जाती हैं। सुगना सबको अपनी बहू से मिलवाती है। अरे वाह सुगना, तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत ही है या गुनी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है, घर का सारा काम भी खुद करती है। थोड़ी देर सब गप्पे मारते रहते हैं, फिर राधा टेबल पर खाना लगा देती है। खाना लगा दिया है मैंने, आप सब खा सकते हैं। सब लोग टेबल पर आते हैं। अरे ये सब क्या है? आंटी, ये पालक का सूप है और वो स्प्राउट सलाद। वो सब तो ठीक है बहू, मगर खाना कहाँ है? आंटी, यही खाना है, इससे हेल्थ भी बनी रहेगी और आप सबकी उम्र में तो यही खाना ठीक रहता है। हमारी उम्र मतलब? अरे हम कोई बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हैं। और ओ सुगना, अगर खिलाना ही नहीं था तो हमको बुलाया ही क्यों? सब मूड खराब हो गया तीज के दिन, चलो यहाँ से। और ये सब बोलते हुए सब औरतें चली गई। अरे ऐसा क्यों किया राधा? मैंने बोला था ना कि कुछ अच्छा बनाना। तुम्हारे फिटनेस टिप्स हर जगह अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हारी वजह से सब मुझे इतना सुना कर गई। जाओ, अब वो पालक सूप और सलाद खुद ही खाओ। उधर रमन भी राधा की इस आदत से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोज उसके टिफिन में कोई ना कोई सलाद बनाकर देती और दाल देती। और एक शाम जब रमन ऑफिस से लौटता है तो अचानक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। राधा, ओ राधा! आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा ही ना, आज ऑफिस में मैं बेहोश हो गया था। अरे मगर क्यों? अरे तुम जो फिटनेस के नाम पर रोज ही सलाद और दाल देती हो ना, टिफिन में उससे मेरा पेट नहीं भरता और मुझे वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए। मगर उसमें तो प्रोटीन होता है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है राधा, चाहे वो फिर प्रोटीन ही क्यों ना हो। उसके अलावा भी सबकी मात्रा खाने में जानी चाहिए। मैं तो बस आप सबकी सेहत के लिए ये सब करती हूँ। अरे इतना भी मत करो, हमें खुला छोड़ दो थोड़ा। थोड़े दिनों बाद एक दिन जब सुगना मंदिर से लौटकर आ रही होती है तो अचानक से गिर जाती है और उसकी सब उंगलियां और हाथ पैर जोर से अकड़ जाते हैं।
कुछ लोग मिलकर उसे घर छोड़ जाते हैं। घबराई हुई राधा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो गया है? इनका पूरा चेकअप करना होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इनको गठिया हुआ है, इतना तो पता चल रहा है। गठिया? बाप रे! हाँ, गठिया। इनके घुटनों और सभी जोड़ों में जो लचक, जो चलने फिरने के लिए ऑयल चाहिए ना, वो अब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। रोज प्रोटीन सलाद खिलाती हूँ और सूप भी। मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं खाती? नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। खाने में एक मात्रा में घी या ऑयल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो पेट में नहीं जाएगा तो जोड़ों में जो ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओह, ऐसा क्या डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रमन भी ऑफिस से आ जाता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही गिर गई थी। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। राधा रमन को सब कुछ बताती है। आई एम सॉरी रमन। अति हर चीज की बुरी होती है राधा, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला करता था। तुम्हारी फिटनेस के प्रति जागरूकता अच्छी लगती है, लेकिन शरीर में हर तरह की प्रोटीन जाना भी जरूरी है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने हाई क्लास फ्रेंड के दिखावे और बहकावे में आ गई थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी और माँ जी का ख्याल डाइट चार्ट के मुताबिक ही रखूँगी। ये हुई ना बात। अब मेरे लिए आज अपने हाथों से देशी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, तो ही मैं माफ करूंगा तुम्हें। वाली बहू कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले, टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं। बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं, झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगाकर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है? अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना? ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट? हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो? अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है? बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो? भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की? लंदन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई है क्या आप? नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा? भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू, बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी। 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा। लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा बेटा। हाँ, कैसी बात कर रही हैं? बस में कितने अनहाइजीनिक लोग बैठते हैं, पता भी है आपको? पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊं। अच्छा बहू, एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? अरे माँ जी, आपसे कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ। कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू, पैसे बचाना सीख। 2 पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत, वो भी पैसों को लेकर?
अरे माँ जी, हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी, आपके पापा किस प्रोफेशन में है? मतलब चांदी की कटोरी में खाना जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो फाइनेंसर है। यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो, आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी? वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ, वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, अब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा? अरे मैं तो सोच रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा, आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? वो कहाँ परेशान होंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास, तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है, यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भाई और भाभी, वो लोग, आप लोगों का बैंक बैलेंस? अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी? हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता? घर तो किराए का था ही, बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया, अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही।